सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज में हम आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बताएंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए डाली गई थी याचिका। तेलंगाना के सिकंदराबाद में इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम में भीषण आग लगने से 8 की मौत। आग में झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। 10 वाणिज्यिक कोयला खदानों की ई नीलामी आज से। कोयला मंत्रालय वाणिज्यिक कोयला खनन के तहत शुरू करेगा नीलामी। 2 खदानों की नीलामी 14 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां सत्र आज से। हंगरी के सिसाबा कोरोसी अगले 12 महीनों के लिए संभालेंगे पदभार। सत्र में 5 महत्वपूर्ण वैश्विक विषयों पर होगा मंथन। 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज डर्बी में खेला जाएगा। सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल करने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी भारतीय टीम की महिलाएं। दोनों टीमों के बीच मुकाबला रात 11 बजे होगा शुरू। और टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समरकंद में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे। 15-16 सितंबर को एससीओ का सम्मेलन होगा। यह अस्थिर वैश्विक स्थिति के बीच अहम शिखर सम्मेलन हो सकता है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार शिखर सम्मेलन में एससीओ सदस्य देशों के नेता, पर्यवेक्षकों देशों, एससीओ की महासचिव, एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि शामिल होंगे। यूक्रेन रूस संघर्ष के बाद पहली बार एक मंच पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में दुधारू पशुओं के ताजा आंकड़ों का संकलन करने के लिए सबसे बड़ा डेटाबेस बनाया जा रहा है और डेयरी क्षेत्र से जुड़े हर मवेशी को इससे जोड़ा जाएगा। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति डेयरी क्षेत्र तक पहुंची है। डिजिटल भुगतान प्रणाली दुनिया भर के किसानों की मदद कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेयरी उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में एनिमल बेस नामक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है। भारत डेयरी पशुओं का सबसे बड़ा डेटाबेस तैयार कर रहा है। डेयरी सेक्टर से जुड़े हर पशु की टैगिंग हो रही है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से हम पशुओं की बायोमेट्रिक पहचान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ साथ दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आजीविका का एक प्रमुख स्रोत भी है। उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों में कृषि और डेयरी क्षेत्र में 1000 से अधिक स्टार्टअप बनाए गए। आज हमारा फोकस देश में एक संतुलित डेयरी इकोसिस्टम के निर्माण पर है। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें हमारा ध्यान दूध और उससे जुड़े उत्पादों की क्वालिटी पर तो है ही, बल्कि दूसरी चुनौतियों के समाधान पर भी है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि लंपी रोग के लिए स्वदेश में ही टीका तैयार कर लिया गया है। इसके जरिए मवेशियों को होने वाले संक्रमण और मौतों को रोका जा सकेगा। लंपी बीमारी पिछले कुछ सालों में मवेशियों के लिए खतरा बनी हुई है। हाल के दिनों में भारत के कई राज्यों में इस बीमारी के कारण पशुओं की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में लगी प्रदर्शनी का जायजा भी लिया।
उग्रवादी संगठनों से बातचीत के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने नगा समूह से मुलाकात की। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व में आए नगा समूह के विभिन्न राजनीतिक नेतृत्व के साथ मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई। इस दौरान गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की कोशिश शांतिपूर्ण और समृद्ध पूर्वोत्तर बनाने की है। केंद्र सरकार की कोशिश NSCN-IM यानी कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड IM जैसे समूहों के साथ चल रही वार्ता के दौरान आए कई जटिल मुद्दों का समाधान इस तरह करने की है जिससे निष्कर्ष निकल सके और सभी पक्ष संतुष्ट रहें। उन्होंने इसके साथ ही वार्ता के लिए किसी तरह के कयास और भ्रम को लेकर आगाह भी किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेलंगाना के सिकंदराबाद के मोंडा मार्केट इलाके में सोमवार देर रात एक इमारत में भीषण आग लग गई। आग एक इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम में लगी। आग इतनी भीषण थी कि इसमें 8 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि इन सभी की मौत धुएं के कारण दम घुटने से हुई है। हादसे में घायलों को इलाज के लिए पास के गांधी और यशोदा अस्पतालों में भर्ती कर दिया गया है। आग की वजह इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया। साथ ही हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी की। वर्ष 2018-19 के लिए NHA के अनुमान बताते हैं कि देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय के हिस्से में वृद्धि हुई है। ये 2013-14 में 1.15% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 1.28% हो गया। नेशनल हेल्थ एस्टिमेट्स के अनुसार 2018-19 स्वास्थ्य सेवा पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च 74% तक बढ़ा है। वहीं कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार की हिस्सेदारी 28.6% वर्ष 2013-14 से बढ़कर 40.6% वर्ष 2018-19 में हो गई। 2013-14 से सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा व्यय में 167% की वृद्धि, जबकि कुल स्वास्थ्य प्रति व्यक्ति व्यय में 16% तक गिरावट हुई है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में यूजीसी ने छात्रों को आगाह किया है कि ओडीएल मोड में 17 तरह के पाठ्यक्रमों की पढ़ाई पर प्रतिबंध है। यूजीसी के दिशा निर्देशों में उच्च शिक्षा संस्थानों और पाठ्यक्रम की मान्यता की स्थिति सुनिश्चित करना, पारंपरिक मोड के साथ योग्यता की समानता और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए निषिद्ध पाठ्यक्रमों की सूची शामिल है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 17 कार्यक्रमों की एक सूची भी अधिसूचित की है जो ओडीएल और ऑनलाइन मोड के तहत पेश किए जाने के लिए प्रतिबंधित है। इन कार्यक्रमों में इंजीनियरिंग, चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, फार्मेसी, होटल प्रबंधन, बागवानी, नर्सिंग, कानून, कृषि, खान-पान प्रौद्योगिकी, विमान रखरखाव, दृश्य कला और खेल जैसी श्रेणियां शामिल है। आयोग ने कहा है कि छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ओडीएल और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम अवधि, नामांकन और प्रवेश स्तर की योग्यता यूजीसी अधिसूचना के अनुसार इन सभी का सख्ती से पालन किया जाए। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा, बंबई और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 20 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। कॉलेजियम ने सोमवार को हुई बैठक में 9 न्यायिक अधिकारियों को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कॉलेजियम ने बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर 2 अधिवक्ताओं को नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को दाखिले और नौकरी में 10% आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। केंद्र सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता के संबंध में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की जाएगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट जानने की कोशिश करेगा कि क्या राज्य सरकारों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की शक्ति देते हुए संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ की गई है। क्या राज्यों को निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण का विशेष प्रावधान सौंपना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है और क्या इस संशोधन में एसईबीसी
ओबीसी, एससी, एसटी को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से बाहर करना संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई करेगी और हालांकि खंडपीठ ने कहा कि ये 3 प्रारंभिक सवाल हैं, लेकिन पक्षकार अपनी दलीलों में अन्य सवाल भी शामिल कर सकते हैं। जनवरी 2019 में संसद में संविधान में 103वें संशोधन को पारित किया गया था। इस संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 खंड 6 सम्मिलित करके नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आरक्षण प्रदान करने का प्रस्तावित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं की एकीकरण करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और साजो सामान के लिए साझा मंजूरी व्यवस्था कायम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे एक सैन्य सेवा के संसाधनों को दूसरे सेवा के लिए निर्बाध रूप से उपलब्ध कराया जा सकेगा। रक्षा मंत्री ने दिल्ली कैंट के मानेक शॉ सेंटर में सेना के लॉजिस्टिक्स सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि तीनों सेवाओं के एकीकरण से सबसे अधिक लाभ सैन्य साजो सामान को लेकर होगा। रक्षा मंत्री ने नागरिक और सैन्य हितधारकों के बीच आवश्यक तालमेल पर भी जोर दिया। सेमिनार के उद्घाटन समारोह में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद थे। डिफेंस सेक्टर में भी लॉजिस्टिक्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले 3 वर्षों में रक्षा मंत्रालय में जो पॉलिसी चेंजेज हुए हैं, उसमें तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस एक प्रमुख आयाम है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की स्थापना के साथ हम सर्विसेज के बीच ज्वाइंटनेस की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ज्वाइंटनेस के चलते जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक फायदा हुआ है, लॉजिस्टिक्स उनमें से एक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का मजबूत दावेदार है। सऊदी अरब की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने सऊदी गजट समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद को न केवल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कायम रखने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, बल्कि प्रासंगिक बने रहने के लिए भी बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। और अब बात अगली खबर की। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की वाराणसी की अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी की जिला अदालत ने माना है कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला सुनवाई के योग्य है। कोर्ट ने मामले की मेंटेबिलिटी पर सवाल उठाने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि वो पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेगी। इस मामले में 5 महिलाओं ने याचिका दायर कर हिंदू देवी देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी, जिनके विग्रह ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित है। जिला न्यायाधीश ने पिछले महीने इस मामले में आदेश 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही है। जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। और बिल्कुल हम लोग याचिका दायर की है, उसमें आगे सुनवाई होगी। आगे यह कह कि 1980 वर्शिप एक्ट यहाँ लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता। हाई कोर्ट जाएंगे, कहता रहा हूँ कितना बोला जाएगा। और ऑर्डर कॉपी सर कब तक मिलेगी? अभी कब मिल जाए, कल अप्लाई करेंगे, जब मिल जाएगी तो देखा जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट वाराणसी के काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 28 सितंबर को सुनवाई करेगा। इससे पूर्व 30 अगस्त को न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने पिछले साल 9 सितंबर के अंतरिम आदेश को 30 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया था। इस अंतरिम आदेश के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एक समग्र भौतिक सर्वेक्षण कराने के वाराणसी की अदालत के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गैंगस्टरों के ड्रग्स और टेरर से लिंक मामले में 3 राज्यों में छापे मारे। एनआईए पंजाब से ड्रग्स की तस्करी में गिरोह के शामिल होने और इससे मिले धन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में होने के मामले की जांच कर रही है। जांच एजेंसी ने पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 50 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। इसमें गोल्डी बरार और जग्गू भगवानपुरिया के आवास और अन्य ठिकाने शामिल हैं। ये दोनों मूसेवाला की हत्या के मामले में भी आरोपी हैं। और इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, साथ ही खेल समाचार भी। बने रहिए हमारे साथ।
the India startup story. Powerful ideas, dynamic solutions, innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. The glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people. Laws that everyone should know. Watch 75 years. Laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sunset TV. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले एक नजर टॉप 10 हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति आज शाम नई दिल्ली में 16वें BML मुंजाल बिजनेस एक्सीलेंस थ्रू लर्निंग एंड डेवलपमेंट पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया आज आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची जारी करेंगे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज केन्या की यात्रा करेंगे और वहां वो 5वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति विलियम समोई रूतो के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। विदेश सचिव विनय क्वात्रा के निमंत्रण पर नेपाल के विदेश सचिव भारत राज पौडियाल 13-14 सितंबर 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। इस दौरान वो भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी सहयोग के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र 13 सितंबर से शुरू होगा। 17 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। कांग्रेस ने कन्यापुरम के कजाकूटम से यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस के दूसरे दिन की यात्रा कजाकूटम में ही खत्म हुई थी, जहां से उन्होंने आज इसकी फिर से शुरुआत की है। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना 14-15 सितंबर को भारत दौरे पर रहेंगी। यह उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा और एशिया की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से जांच कराने के आदेश दिए हैं। 47 साल की फोगाट 22-23 अगस्त की दरमियानी रात को गोवा में मृत पाई गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के ऑटो रिक्शा चालकों से वादा किया कि वो उन्हें उत्पीड़न से बचाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए उनकी दहलीज तक आरटीओ सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण में 1800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान। मंदिर निर्माण के लिए गठित संस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के बाद ट्रस्ट के नियम और प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां सत्र आज न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। यह सत्र 27 सितंबर तक चलेगा। आने वाले 12 महीनों के लिए हंगरी के राजनयिक थिसाबा करोसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। सत्र के दौरान आने वाली 2 हफ्तों में प्रमुख कार्यक्रमों में ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट, अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा को अपनाने की 30वीं वर्षगांठ, संयुक्त राष्ट्र निजी क्षेत्र फोरम और SDG मूवमेंट शामिल है, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। भारत ने श्रीलंका के राज्यों में अविलंब चुनाव कराने की मांग की है। जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने श्रीलंका पर चल रही चर्चा में भारत का पक्ष रखा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में उन्होंने कहा कि श्रीलंका के संविधान के 13वें संशोधन में राज्यों में चुनाव कराकर उन्हें स्थानीय सरकार बनाने और अधिकार देने के वादे किए गए थे, लेकिन वो अभी तक पूरे नहीं किए गए।
उन्होंने कहा कि भारत का हमेशा से मानना रहा है कि श्रीलंका को अपने यहां रहने वाले सभी लोगों, खासकर श्रीलंकाई तमिलों को सम्मान के साथ बराबरी का दर्जा देना चाहिए और अखंड श्रीलंका के तहत अंदरूनी मसलों का राजनीतिक समाधान होना चाहिए। महारानी एलिजाबेथ के निधन पर समूचा ब्रिटेन सदमे में है। लोग महारानी के अंतिम दर्शन के लिए लंदन में उमड़ पड़े। महारानी को अंतिम विदाई देने के लिए 15 लाख से ज्यादा लोग लंदन पहुंच चुके हैं। अंतिम दर्शन के लिए राजशाही समर्थकों ने 30 घंटे पहले ही महारानी की अंतिम दर्शन के लिए वेस्टमिंस्टर इलाके में डेरा जमा लिया है। संभावना है कि बढ़ती भीड़ के चलते दर्शनार्थियों की लाइन 8 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। महारानी की पार्थिव देह को ब्रिटेन के सत्ता प्रतिष्ठान वेस्टमिंस्टर में रखा जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए वेस्टमिंस्टर हॉल में 14 सितंबर की शाम से 19 सितंबर की सुबह तक खुला रखा जाएगा। सोमवार को महारानी की पार्थिव देह को हॉलीरूड हाउस से प्रार्थना सभा के लिए चर्च ले जाया जाएगा। 1 मील के रास्ते में सम्राट चार्ल्स तृतीय समेत शाही परिवार के सदस्य शव वाहन के पीछे पैदल चलकर पहुंचेंगे। इसके बाद एडिनबर्ग में लोग 24 घंटे महारानी के अंतिम दर्शन कर सकेंगे। विलियम रूतो आज केन्या के 5वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन भी शामिल होंगे। एक हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुभवी विपक्षी नेता द्वारा उनकी जीत को चुनौती देने वाले मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसके बाद रूतो के शपथ का रास्ता साफ हो गया। रूतो ने 2013 से केन्या के डिप्टी के रूप में कार्य किया है, लेकिन पिछले चुनाव के बाद वो बाहर हो गए। यूक्रेन के जरिए 3000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने के बाद रूस ने स्वीकार किया कि उसने खार्किव के करीब पूरे उत्तरी क्षेत्र को खो दिया है। इस बीच यूक्रेन ने आरोप लगाया कि उनकी कार्रवाई से बौखलाए रूस ने यूक्रेनी ऊर्जा संयंत्रों और अन्य बुनियादी ढांचों पर बड़े हमले किए हैं, जिससे देश में बिजली संकट पैदा हो गया है। उधर यूक्रेन ने भागती रूसी सेना से गोला बारूद जब्त कर उन्हें रूस की सीमा तक खदेड़ दिया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सेना ने महीने की शुरुआत से दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले 6000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की खबरों पर बिजनेस बस के जरिए। कोयला मंत्रालय वाणिज्यिक कोयला खनन के तहत 10 कोयला खदानों की नीलामी आज से शुरू करेगा। नीलामी के लिए रखी गई 10 कोयला खदानों में से 8 की ई नीलामी वाणिज्यिक कोयला खनन के 5वें दौर के तहत आज होगी। वहीं 2 खदानों की नीलामी 14 सितंबर को होगी। सरकार की तरफ से यह कदम घरेलू कोयला उत्पादन में तेजी लाने के उपायों के मद्देनजर उठाया गया है। कोयला मंत्रालय ने कोयले के वाणिज्यिक खनन के उद्देश्यों से कोयला खदानों के लिए बोलियां आमंत्रित की थी। बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन पूरा हो चुका है और 10 कोयला खदानों की फॉरवर्ड ई नीलामी आज से शुरू की जाएगी। जिन खदानों की ई नीलामी की जा रही है उनकी कुल अधिकतम क्षमता यानी कि पीआरसी 3.93 करोड़ टन प्रतिवर्ष है। एयर इंडिया अपने बेड़े में अगले 15 महीनों में 30 नए विमान जोड़ेगा। इनमें 5 वाइड बॉडी बोइंग प्लेन भी शामिल हैं। टाटा की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया का प्लान इस वर्ष दिसंबर से घरेलू अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं को विस्तार देना है। एयर इंडिया की ओर से बताया गया है कि एयरलाइन ने अगले 15 महीनों में 5 वाइड बॉडी बोइंग और 25 एयरबस नैरो बॉडी विमानों को शामिल करने की कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि इन नए विमानों से एयरलाइन के बेड़े में 25% से अधिक की वृद्धि होगी। ये विमान 2022 के अंत से परिचालन शुरू करेंगे। हाल के महीनों में परिचालन में वापस आने वाले सक्रिय बॉडी वाले 10 विमानों और चौड़ी बॉडी वाले 6 विमानों को छोड़ दें तो ये नए विमान एयर इंडिया के अधिग्रहण के बाद पहले बड़े विस्तार का प्रतीक है। और आइए अब एक नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। आज सेंसेक्स 293.16 अंकों की बढ़त के साथ 60,408.29 पर खुला। ये सेंसेक्स
के ताजा आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। साथ ही निफ्टी 108.10 अंकों की बढ़त के साथ 18,044.45 पर खुला। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। भारत और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच आज डर्बी में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार 11 बजे से शुरू होगा। पहले मुकाबले में इंग्लैंड भारतीय महिला टीम को 9 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी है। ऐसे में भारतीय महिला टीम की कोशिश दूसरे T20 मैच को अपने नाम कर सीरीज में बराबरी हासिल करने की होगी। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए भी टीम घोषित कर दी गई है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की चोट से उभरने के बाद T20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया में वापसी हुई है। रोहित शर्मा कप्तान और लोकेश राहुल उप कप्तान बनाए गए हैं। बल्लेबाजी की कमान विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या संभालेंगे। वहीं रविचंद्रन अश्विन, यजुवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह गेंदबाज के तौर पर शामिल किए गए हैं। अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी T20 टीम में वापसी करने में सफल रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा होंगे। T20 विश्व कप के लिए वो 4 स्टैंड बॉय खिलाड़ियों में शामिल हैं। और अब एक नजर आज के दिन यानी कि आज की तारीख से जुड़े इतिहास पर। आप आज की तारीख से जुड़ा इतिहास देखिए। मुझे दीजिए इजाजत, कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी टॉप न्यूज में सुबह 9 बजे सिर्फ सनसेट टीवी पर। तब तक के लिए नमस्कार। 13 सितंबर साल 1759 में क्यूबेक की लड़ाई हुई थी। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, सैक्सोनी, रूस और स्पेन का गठबंधन था, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन, प्रशिया और हनोवर का गठबंधन था। औपनिवेशिक काल में यह युद्ध भारत और यूरोप में लड़ा गया। इसी वजह से इसे फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध के रूप में जाना जाता है। उस समय फ्रांस पर यूरोप में फ्रेडरिक द ग्रेट और उसकी प्रशिया सेनाओं का कब्जा था। ब्रिटेन ने व्यापारिक दृष्टिकोण से एक प्रतिद्वंदी के रूप में फ्रांस को नष्ट करने के लिए इस युद्ध में भाग लिया। इसे अब्राहम के मैदानों की लड़ाई भी कहा जाता है। 4 साल तक चला यह युद्ध 1763 में फ्रांस के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ। 13 सितंबर साल 1929 में जतीन्द्र नाथ दास शहीद हुए। वे एक महान क्रांतिकारी थे। उन्हें यतीन्द्र नाथ दास या जतिन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार वो 1920 के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और 4 दिन के लिए जेल भी गए। इसके बाद वह प्रख्यात क्रांतिकारी शचीन्द्र नाथ सान्याल के संपर्क में आए और क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के सदस्य बन गए। दल के लिए द रिवोल्यूशनरी का पर्चा छपवाकर देश भर में वितरण का अहम दायित्व यतीन्द्र बाबू को सौंपा गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। भगत सिंह के आह्वान पर लाहौर जेल में क्रांतिकारियों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर भूख हड़ताल आरंभ की गई। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद यतीन्द्र दास ने आज ही के दिन स्वाधीनता की लड़ाई में अपना बलिदान दे दिया।